गुड इवनिंग सर। गुड कैसे इवनिंग। हैं? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ सर। जी। सर जैसा कि हम लोग हर बार एक सक्सेस स्टोरी लेकर आते हैं। जी। बहुत सारे कैंडिडेट जो हम हमारे थ्रू सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हम हम्म, उनकी स्टोरी बताते हैं कि उनने लाइफ में क्या क्या फेस देखे हैं, कैसे उनने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। जी। बट आज हम एक फेलियर स्टोरी लेके आए हैं, और इसका रीज़न ये है कि अ, अगर हार गए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने कोशिश नहीं की। हमने बहुत अच्छी कोशिश की होगी, तभी आज हम एक मुकाम पर हैं। तो जी। आज हम सब मिलने जा रहे हैं नवदीप सर से। नवदीप सर बेसिकली बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, और आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, लाइफ कैसे क्या है, जी। क्योंकि बहुत सारी बातें हमें पता नहीं है ऑब्वियसली। तो सर स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो जी। दीजिए सर। जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम कुमार नवदीप है। ओके। मेरा जन्म तो यही हुआ बिहार में। मेरा होम ग्राउंड मतलब होम स्टेट यही है। बट मैं खुद को एक इंडियन जैसा मानता हूँ। मेरी स्कूलिंग 10th तक यहीं हुई बिहार में। और उसके बाद मैं अपने स्कूलिंग के लिए पंजाब चला गया था। पंजाब में पापा एक जॉब कर रहे थे नॉर्मल सा। यहाँ से चले गए थे पहले ही वो, और मैं 10th कंप्लीट करने के बाद यहाँ से वहाँ चला गया। पंजाब में स्कूलिंग करने के बाद 12th मेरा वहाँ हुआ था 2009 में। एंड एक साल ड्रॉप करने के बाद मैं फिर 2010 में इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया था इंदौर। इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर वहाँ से लौटे घर, और ग्रेजुएशन मेरा हुआ 2021 में। और फिर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन की। और यूपीएससी प्रिपरेशन के 3 अटेम्प्ट्स के बाद मेरा नहीं हो पाया। लास्ट अटेम्प्ट था इस साल। और उसमें पेपर 2 में 0.17 मार्क्स से रह गए, जबकि पेपर 1 एक अच्छा स्कोर था। जी। ओके सर, दैट्स गुड। सर ये जानना चाहते हैं कि जी। जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रेजुएशन करने के लिए, सॉरी इंजीनियरिंग करने के लिए आप इंदौर गए थे, जी। जी। तो नहीं हो पाई, उसका कोई रीज़न या ऐसे ही मतलब जी। जी। ऐसा हुआ था कि कि नॉर्मली आ, ऐसा होता नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन करे या इंजीनियरिंग करे और वो हो नहीं पाए हो नहीं पाए, आगे कंप्लीट नहीं हो चल पाया। के। सही तो है। बहुत रियरली ऐसा पॉसिबल होता है, तो ऐसा कोई क्या रीज़न था कि जी। आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो देखिए, 2009 में जैसे मेरा 12th हुआ था, तो उस टाइम मैं आईआईटी और एआई ट्रिपल ई, उस टाइम एक सीबीएसई इंजीनियरिंग हुआ करता था, अब वो नहीं होता। उसको मर्ज कर दिया गया है आईआईटी मेंस और एडवांस में। तो पहले आईआईटी का सिर्फ एक एग्जाम होता था, आईआईटी जी, सेम डे होता था 2 पेपर। और एआई ट्रिपल ई होता था सीबीएसई इंजीनियरिंग के थ्रू। तो 2009 को मैंने एक साल होता ना गैप लेने के लिए, गैप लेकर के मैंने फिर से प्रिपरेशन किया। 2010 में अप्रैल में मैंने एग्जाम दिया था, दोनों का ही, दोनों का 7 दिन के ड्यूरेशन पे हुआ था एग्जाम। तो आईआईटी तो नहीं हुआ क्वालिफाई, लेकिन एआई ट्रिपल ई में मेरा रैंक आया, बट इतना रैंक नहीं था कि एनआईटी मुझे मिल जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मुझे इतना रैंक मिला कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकूं। और क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट फील्ड था, क्योंकि बचपन से थोड़ी एक इच्छा थी कि रॉकेट, स्पेस और एरोप्लेन्स, इन सब में कुछ वर्क करना चाहूँ। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मुझे मिला, मैंने पापा से बोला कि मुझे करना है। उससे पहले मेरा वो बीसीए में एडमिशन करवा दिए थे, बट मेरा मन नहीं हुआ, मैं एक दिन भी क्लास नहीं किया, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं कंप्यूटर्स में। तो मैं वहाँ चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ था 2013 में, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। सडन हुआ था, ऐसा कुछ पता नहीं था कि कब होगा, कैसे हो, मतलब मुझे दिन में पता था कि उनसे मेरी बात हुई है। इवन याद है मुझे कि रात को मम्मी भी बोली थी कि 8:30-9 बजे मुझे कॉल किए थे ऑफिस से कि कुछ लाना है क्या, क्या लेके आना है। और रात को 11 बजे उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। ओके, ऑफिस में वो गिर गए थे 9 बजे ही। तो मुझे पता लगा रात को 11 बजे, और जस्ट 5 मिनट बाद मुझे पता लगा कि अब वो नहीं रहे। उसके बाद क्योंकि फैमिली में सपोर्ट करने के लिए एक मैं ही बचा था, मतलब मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, बस ये 2 लोग हैं। तो मजबूरी में मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के वहाँ से आना पड़ गया। और यहाँ आने के बाद फिर मैं यहीं रह के कंटिन्यू अपना किया। तो ये वजह थी इंजीनियरिंग छूट जाने की। सॉरी सर, शायद सुन के थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगा।
पर मैं समझ सकता हूँ जी। ये सब प्रकृति ने स्वयं तय कर रखा है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। फिर भी जी। एक बहुत बड़ी बात है कि उनके नहीं होने पर भी आप और आपका परिवार एक बहुत अच्छी जीवन यापन कर रहा है। आपने जी। अपने आप को सँभाला, अपने परिवार को सँभाला, तो ये वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कहीं न कहीं ये लगा कि जैसे आपने जेईई की प्रिपरेशन करी, तो जी। आपका कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन तो मतलब 2009 से ही स्टार्ट हो गई थी, कह जब सकते हैं आपने जी। वो प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम्म। तो यूपीएससी के अलावा आपने और कोई भी अदर एग्ज़ाम्स दिए हैं सर, या हाँ, दिया था। ये यूपीएससी के जैसे लिए? 2013 के एंड तक, मतलब दिसंबर तक हम लोग घर आ गए थे, होम टाउन आ गए थे मम्मी और सिस्टर को लेके, क्योंकि पंजाब में हम लोग रह रहे थे पहले। मैं तो इंदौर में था, तो इंदौर से पहले हम पंजाब गए, पंजाब से उन लोग को वहाँ से लेके आए। फिर मेरी सिस्टर की पढ़ाई पंजाब में हो रही थी, पीटीयू से, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो उसका कॉलेज हमने ट्रांसफ़र कराया था पटना, ताकि यूनिवर्सिटी वही रहे और यहाँ से उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो। तो मेरे पास करियर ऑप्शंस कुछ बचा नहीं था। इंजीनियरिंग तो छूट गया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया पैसे की वजह से। मेरी सिस्टर की पढ़ाई थी, तो मैं स्कूल में एक ज्वाइन किया। और क्योंकि करियर ऑप्शंस कुछ चाहिए, तो यहाँ पर सब लोगों ने समझाया कि ऐसा करो, तुम कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो। उस टाइम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता था एसएससी एंड बैंकिंग। तो बैंकिंग के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जो मैं नहीं था। तो एसएससी का जो था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम्स लेती है, उससे एक ऑप्शन था कि चलो ठीक है, 12th पास अगर हो आप उससे, उसका एग्ज़ाम देना आप तैयारी कर सकते हो, उसकी तैयारी आप शुरू कर लो। तो मैंने उसी की तैयारी की थी। तो 2014 में मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था उसका। 2014 में क्योंकि पहले कोई तैयारी की नहीं थी, अचानक आए थे, साइंस बैकग्राउंड से अगर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आ नहीं रही थी। लेकिन एग्जाम में क्योंकि बिना डरे ऑप्शन टिक कराए, तुक्का लगा दिए, तो 200 में से 100 मार्क्स आ गया था। बट उस साल की कट ऑफ 112 थी, तो हो नहीं पाया। नेक्स्ट ईयर फिर थोड़ा सा तैयारी करके एग्ज़ाम दिए। तो अगले साल मेरा स्कोर था 116.75, मुझे याद है। और कट ऑफ था 120.25। उस साल भी नहीं हो पाया। फिर मैं सोचा कि और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। 2016 में मैंने अटेम्प्ट दिया, एंड 122 मार्क्स आया था मेरा, 122। कट ऑफ था 127। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक जैसे 2014 का कट ऑफ है 112, फिर 120.25, फिर 127। आप ज़रा सोच के बताइए कि अगला कट ऑफ कितना हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए। हाँ, ये 1, 2, 3 मार्क्स इंक्रीज़, मतलब 5 सात मार्क्स आठ से नंबर ज़्यादा। इंक्रीज हो रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ 135 तक जाएगा। हाँ, हाँ। मेरे मार्क्स 140 थे, बट कट ऑफ उस साल 143.5 गया था 2017 एंड का। और वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मतलब एज एक होता है ना, मैक्सिमम 27 के एज तक आप दे सकते हैं, और 12th पास। तो एसएससी का रास्ता मेरा बंद हो गया था। तो ये मैंने एग्जाम्स दिया, फिर एक रेलवे एग्जाम दिया, उसमें भी नहीं हो पाया। लेवल 1 हो गया था। लेवल 2 के लिए मैंने फिल किया था फॉर्म इलाहाबाद से, ये सोच के कि सीट्स वहाँ ज़्यादा हैं। इलाहाबाद का कट ऑफ 95 चला गया था, मेरे मार्क्स 82 थे। और अगर मैं पटना सीट से भरता तो पटना का कट ऑफ 74 ही था। तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आया कि इतना क्लोज होने पर भी आपका नहीं हो पाता। हुँ, आप हुँ। सोचिए कि एसएससी में ही इतनी मेहनत मैंने की कि चलो 140 तक हम जाएंगे, कट ऑफ कितना ही बढ़ जाएगा, लेकिन आपको फिर भी दिखता है कि कट ऑफ तो उससे ज़्यादा है। तो ऐसा सही। कुछ हुआ है, क्या ही करें। जी। हाँ। भैया, तो ये तो हो गई आपकी जर्नी। अब यूपीएससी के बारे में बताइए कि फिर एसएससी से आप यूपीएससी पे स्विच कैसे हुए? आपने क्या सोचा कि मुझे इधर स्विच करना चाहिए? जी। एक्चुअली ये तो सही बात है कि एसएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करने के टाइम में मेरे माइंडसेट में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि यूपीएससी करना चाहिए। और अगर गलती से आया भी तो पहले एक डर आ गया कि नहीं यार, इतना बड़ा एग्ज़ाम कहाँ से होगा, मैं एक साधारण सा, अभी मुझसे एसएससी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और मैं कैसे यूपीएससी कर लूँगा। तो एसएससी का जब तक अटेम्प्ट था तब तक मैंने दिया। लेकिन एसएससी और रेलवे अटेम्प्ट खत्म होने के बाद, मतलब 2019 बिगिनिंग हुआ था उस समय, 18 के एंड और 2019 के बिगिनिंग के आसपास, मतलब जनवरी चल रहा था 2019 का, उस टाइम मेरे सारे अटेम्प्ट उस लेवल के खत्म हो गए जो 12th लेवल का एग्जाम हो सकता था। ओके। ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन था। 27 का एज मेरा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भी उस समय नहीं हुआ था, मतलब ग्रेजुएशन मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन स्टार्ट अगर मैं करता, 3 साल लगते। 3 साल बाद मेरा एज हो जाता 30।
तो एसएससी का एक सीजीएल होता है, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो एग्जाम नहीं दे सकता था। और बैंकिंग का एग्जाम भी 30 तक आप दे सकते हैं, और जैसे ही मेरा 30 होता मैं ये दोनों एग्जाम नहीं दे सकता था। मतलब मेरे पास एक्चुअल में कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। तो हिम्मत करके थोड़ी सी कि लास्ट में ऑप्शन एक ही बचता है, सिविल सर्विस। तो मैंने यही सोचा कि सिविल सर्विस ही ऑप्शन है। 32 तक है, 2 साल एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, चलो। 2018 के एंड यानी 2019 से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया जनवरी में। मुझे याद है 3 जनवरी या 4 जनवरी का डेट था वो। मैंने यूट्यूब पर उस दिन हिम्मत करके डाल दिया हाउ टू क्वालिफाई यूपीएससी आईएएस। और उसके बाद मुझे और भी गाइडेंस मिलता गया धीरे 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 धीरे। लगभग साल भर लगा, 1 साल लगा समझने में कि है क्या। इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि अरे यार हो जाता है, ऐसा थोड़े है। लेकिन मैं एवरेज माइंड का बच्चा हूँ, हो सकता है मुझे इतना टाइम लगना चाहिए था। वहां से मुझे ये दिमाग में आया कि नहीं यार, अचीवेबल है, कर सकते हैं। धीरे 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 चले, और मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना वहीं से शुरू किया। और सीजीएल और बैंकिंग को मैंने बिल्कुल भूल ही, मतलब मैं भूल गया। और मैंने ग्रेजुएशन वहां से स्टार्ट किया। एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था 17 to 20 के सेशन में, लेकिन जब तक वो कंप्लीट होता मैं सीजीएल और बैंकिंग नहीं दे सकता था, और एक्चुअल में नहीं ही दे पाया आगे। जी, ऐसे मेरी मतलब यूपीएससी के बारे में थॉट आई कि करना चाहिए। तो थॉट आने के एक्चुअली थॉट, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। जी तो जी। थॉट बहुत डर के आया, मतलब पर आपके पास ऑप्शन ही थे तो वो थॉट आ गया। तो थॉट आने के बाद आपने क्या किया? कैसे चीज़ों को मतलब समझा कि क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इतनी मतलब हर चीज़ में बहुत देखते हैं हम कि क्वेश्चंस हो गया या सब्जेक्ट हो गया, हर लेवल पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो करेक्ट। हाँ, तो उसके बाद आपने कैसे चीज़ों को समझा और सोचा कि हाँ, इस तरह मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, या कैसे आपने उसको शुरू किया? उसके बारे में जी, देखिए सबसे पहले मैंने रिसर्च जब शुरू किया था ना फर्स्ट टाइम कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, तो बहुत सारे वीडियोज आए थे। मुझे एक वीडियो याद है डॉक्टर विजय अग्रवाल जी का। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। वो आई थिंक 82 या 72, 1972 या 1982 में वो खुद एक आईएएस ऑफिसर बने थे। ओके। तो सबसे पहला, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर शायद उनका वीडियो मुझे दिखा जरूर था। और उन्होंने कुछ तरीका बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं कि क्या क्या उन्होंने बोला। लेकिन वो बातों को मैंने पॉइंट डाउन नोट किया कि सिलेबस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखिए, ये सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, इसमें कौन कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, कौन कौन सा माइनर सब्जेक्ट है। सच बताऊं तो शुरू के 6 महीने तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया था पूरी तरह से। सब्जेक्ट्स मान ले पता होगा, लेकिन अगर मैं सुनता था टॉपर स्टॉक में मैंने पहली बार जो सुना था जिनका, वो आर्तिका शुक्ला, रैंक 4, आई थिंक 2018 का रिजल्ट आया था उनका। तो उनका ही मैंने सुना था, और उनकी बातों में GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसी कुछ बातें आ रही थी। तो मेरे माइंड में यही नहीं समझ में आया कि ये GS1 2 3 4 होता क्या है। शुरू के 6 महीने मुझे बिल्कुल नहीं पता लग पाया। शायद जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होंगे उनको ये दिक्कतें आती ही होंगी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा, सब्जेक्ट को कैटेगराइज करके बांटा हुआ है। प्री में अलग 2 एग्जाम्स हैं, मेंस में अलग एग्जाम्स हैं, मेंस में इतने एग्जाम्स हैं, जीएस के इतने एग्जाम्स हैं, ऐसे करके धीरे धीरे चीजें समझ में आई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि प्रिपरेशन कैसे करें। एक होता है तरीका कि बाहर से अंदर की तरफ करें, बाहर से अंदर की तरफ, कि न्यूज़पेपर जो आ रहा है, न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको इकट्ठा करके उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ें। तो पहले तो स्टैटिक और डायनेमिक जो वर्ड्स थे ना, वो भी क्लियर नहीं होते थे कि स्टैटिक किसको बोल रहे हैं, डायनेमिक किसको बोल रहे हैं। तो पता लगा कि जो सब्जेक्ट्स आपका चेंज नहीं होता, जो स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी बुक्स में जो कंटेंट है वो आपका स्टैटिक हो गया, और जो रेगुलर न्यूज़पेपर में आ रहा है उसको डायनेमिक या करंट बोलते हैं। ये बात धीरे धीरे समझ में आई। तो पहले हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम लोग पहले न्यूज़पेपर्स के कंटेंट को इकट्ठा करते हैं। कि न्यूज़पेपर में मान लेते हैं कि अगर अभी जैसे G20 चल रहा है, तो G20 में जो नेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इन नेशंस के बारे में बात करने के क्रम में G20 के जो नेशंस हैं उनको मैं ज्योग्राफी से कनेक्ट करके उनका वर्ल्ड मैप पर लोकेशन देख लूंगा। एक ये तरीका होता है। लेकिन इससे होता क्या था कि कुछ ही न्यूज़ हैं जो रेगुलर आ रही हैं। अब G20 का न्यूज़ मान लेते 10 दिन चलेगा, तो स्टैटिक के बहुत सारे पोर्शंस छूट जाएंगे। तो बाद में ये दिक्कतें आई। फिर सोचे कि अरे यार, ऐसे तो तैयारी नहीं होगा ठीक से, है ना। फिर मैं यहाँ नाम लूंगा,
सिनॉप्सिस आईएएस जो एक यूट्यूब चैनल है, तो ओके। उनकी गाइडेंस मैंने देखी। 2018 का ही वीडियो था वो, और वो मुझे मिल गया वहाँ, 2019 में ही मुझे मिल गया यूट्यूब पे। मैंने उनका 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का वीडियो था, मुझे एग्जैक्ट 1 घंटा 17 मिनट था, 1 आवर 17 मिनट्स। वो वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगा कि सब्जेक्ट का अप्रोच कैसे करते हैं। तो पहले उन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स बताया कि पहले पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी के लिए ये बुक है, सबसे ज़्यादा फेमस एम लक्ष्मीकांत की बुक है। फिर इकोनॉमी पढ़ना होता है, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर आपका ऑप्शनल भी उस बीच में चलना चाहिए। तो ऐसे कर करके एक एक सब्जेक्ट बारीकी से समझना पड़ा। फिर उसको पढ़ें कैसे, तो हमने याद किया अपना ही खुद का 10th प्रिपरेशन, कि 10th में मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अब जैसे मैंने 10th में अपने स्कूल में टॉप किया था, ओके। तो वेरी वहां से कुछ आइडिया मिला कि जैसे हमने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन किया, मुझे याद है बोर्ड एग्जाम में मैंने उस बुक्स को कई बार 10-20 बार पढ़ा ही होगा, जो बुक्स थे। तो मैंने सोचा कि यही काम क्यों ना इधर करें, क्योंकि आपको याद हो, जब भी हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो कई टॉपर्स एक बात जरूर बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स फॉर वन टाइम, यू मस्ट रीड वन बुक फॉर 10 टाइम्स। तो थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम का सोच के कि ऐसे किया जाता है तैयारी, वैसे ही क्यों ना करें। और बाकी एम लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, चाहे संजीव वर्मा की इकोनॉमी हो गई, आर एस शर्मा एंशियंट हिस्ट्री, तो जो जो स्टैंडर्ड बुक्स है और एनसीईआरटीज हैं, बस इनको वन बाय वन अप्रोच वाइज करते रहे, तो चीज़ें 1 साल 1.5 साल में समझ में आने लगी कि हाँ ऐसे किया जाता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, शुरू के 6 महीने पता ही नहीं चल रहा था कि करना कैसे होता है। यू गॉट इट। तो ये मेरी शुरुआत थी, रिसर्च करते करते मालूम पड़ा कैसे करना चाहिए। कई बार रूटीन मेरे चेंज हुए हैं, कई बार रिव्यू मैंने किया है कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूँ, शायद ये तरीका नहीं है पढ़ने का, शायद लक्ष्मीकांत बुक में ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे करें। और उन जो नहीं समझ में आता था उसका हेल्प लेने के लिए हम लोग यूट्यूब पे जाते थे कि ये टॉपिक कोई समझा रहा है क्या। ऐसे कर करके धीरे धीरे हुआ। जी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्रिपरेशन का। और ये ज़रूरी भी है कि हम खुद को परखें कि हम कितना सही हैं और किस रास्ते पे हैं। कई बार जी। ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये रास्ता सही है और हम उस पे आगे बढ़ते जाते हैं हम्म। और एक लास्ट मोमेंट पे हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम गलत हैं। तो आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल हैं, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं, तो ये बहुत हद तक है कि हम सही एक रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं और कहीं न कहीं मंज़िल को भी पा ही लेते हैं। जी। जी। तो या ये तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही। हम्म। मैं ये भी जानना चाहूँगी साथ में कि आपने फिर अटेम्प्ट भी दिए, जैसा कि आपने बताया कि आपने 3 अटेम्प्ट दिए। जी। तो आपके पास 3 ही अटेम्प्ट रह गए थे, तो फिर एक जब लास्ट अटेम्प्ट आपने दिया और आपने ये रियलाइज़ किया कि ये भी मतलब हो नहीं पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी होप थी आपको हम्म। उस अटेम्प्ट से। तो फिर आपका रिएक्शन क्या था और आपकी लाइफ में क्या चेंज आया और क्या फेस आपने देखा इस दौरान? अ, सबसे पहले पुराने अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके। जी। देखिए, प्रिपरेशन के बीच में जैसे मैंने रिसर्च जब पूरा कर लिया था कि हाँ यहाँ से प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो एक चीज़ मैंने बना के रखा था, जैसे शायद सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते ही होंगे अपने अपने लेवल पे, कि सीखना है बच्चे जैसा। बच्चे जैसा सीखने में क्या होता है ना, हमारा एटीट्यूड जब ऐसे होता है कि बच्चे जैसा सीखना है, तो आप पहले से मान के रखते हो अपने अंदर कि आपको कुछ नहीं पता। इससे सीखने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने थोड़ा भी सोचा कि यार मुझे तो मालूम है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो पता है, तो फिर क्या होगा, हम सीखना कम कर देते हैं, हमें लगता है कि पता तो है, कौन मुझे सिखाएगा। तो उस बीच में एक ग्रुप हमारा बना, लर्निंग डिवोटी, जिसका मैं एडमिन हूँ और हमारे बहुत सारे मेंबर्स जुड़े। लेकिन हाँ, मैं अकेले नहीं बनाया हूँ, सबके कॉपरेशन से बना है। तो वहाँ पर हम लोग खुद ही से मिलते थे, खुद ही एक दूसरे से बातचीत करके ढूंढते थे कि क्या रास्ता है करने का। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर मैं अकेले प्रिपरेशन कर रहा होता तो शायद इतना आगे नहीं आ पाता, क्योंकि हमारी कमियां बताने वाला होगा कौन, कोई भी नहीं। लेकिन जब हम ग्रुप में होते थे, और ग्रुप में भी अच्छे लोग, ऐसा जी। नहीं लगा मुझे ग्रुप में कभी कि कोई नॉन सीरियस एस्पिरेंट आकर के हमें परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग मौजूद रहे, आप भी थी, और भी लोग थे, और इन सब ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। हम सब मीटिंग्स कई बार अटेंड किए, कई बार क्लासेस अटेंड किए, एक साथ मिलकर बातचीत करके टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, और धीरे धीरे रास्ता निकलते आया। तो मुझे याद है, मेरी
सीरियस प्रिपरेशन शुरू हुई थी 15 जुलाई 2020 से, मुझे अच्छे से याद है। तो हमने अप्रोच ये बना के रखा कि 2 महीने के अंदर, मतलब 45 डेज का हम लोगों ने टारगेट रखा था, 45 डेज के अंदर इकोनॉमी एंड पॉलिटी ये दोनों को कैसे भी करके कम से कम एक बार कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग रूटीन में आ गए, कंसिस्टेंसी बनी। जैसे ये था कि 2 घंटे इकोनॉमी पढ़ना है, और मतलब 2.5 2.5 घंटे ऐसे, मतलब 5 घंटे की स्टडी हम लोगों ने मान के रखी थी, क्योंकि आपकी आदत तो है नहीं 8 घंटे 10 घंटे बैठने की। तो बिल्कुल। शुरू में स्टार्टिंग में 1 1 घंटे 2 2 घंटे ही बैठते थे, लेकिन 15 जुलाई से जब से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सीरियसली, उस दिन से मैंने मान के रखा कि 5 से 5.5 घंटे डेली पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। इससे क्या हुआ कि 2 महीने की आदत बन गई, नियर बाई 50 60 डेज की आदत पड़ गई। अब जब आदत पड़ेगी आपके डेली 5 6 आवर्स की, फिर आने वाले टाइम में आपको और अच्छा लगेगा, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओगे। तो सब्जेक्ट वाइज हमने ऐसा ही किया, इकोनॉमी कंप्लीट किए, पॉलिटी कंप्लीट किए, फिर हिस्ट्री आए, फिर ज्योग्राफी आए, ये हुए मेजर सब्जेक्ट्स। फिर माइनर सब्जेक्ट्स में आ गए इकोनॉमी, सॉरी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, और भी जो छोटी मोटी एड ऑन्स जो चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स में, जो ऐसा कुछ आ गया वैसा कुछ आ गया, जनरल अवेयरनेस पर बात हो गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, छोटी छोटी चीज़ें। इवन अगर बारीकी से देखने लगे तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो अभी उन सब पर बात करना थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन ऐसे करके धीरे धीरे अप्रोच हुआ। 2020 का जो अटेम्प्ट था वो एक यूं ही अटेम्प्ट था, मैं उसको अटेम्प्ट मानता भी नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट नहीं था। और सोचिए कि अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है, मैं 15 जुलाई से तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या ही तैयारी किया होगा, कुछ नहीं, कुछ भी पता नहीं था। एग्जाम में गए ऐसे देने, और लगा कि क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब सा आया है, हम्म। मतलब अच्छे खासे मार्क्स नहीं है। ठीक है, मार्क्स यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, अच्छा नहीं लग रहा। तो 2020 में हम सभी हारे, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ऐसी बात की थी कि हम सभी हारे। अब सभी हारे तो सबको पता था कि यार नया नया अटेम्प्ट है, किसी को कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, अगले बार फिर करेंगे। हम लोगों ने फिर मीटिंग की है, कहाँ कमियां हुई, कैसे ठीक करना है, कैसे करना है, अप्रोच क्या है, वैसा जो भी है। 2021 के फरवरी में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, और फिर वहां से मैंने सीरियसली सोचा कि नहीं, अब अटेम्प्ट इस बार देना है तो अच्छे से देना। ओके, 2021 का एग्जाम जो होने वाला था, क्योंकि तो कोरोना की वजह से। हाँ बोलिए ना। नहीं हेलो। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा। तो हेलो। 2021 में, हाँ आवाज आ हाँ। रही मेरी? हेलो, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हेलो, जी, आ रही क्लियर आवाज? है भैया? ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने अटेम्प्ट जो देना था 2021 का, कोरोना के कारण वो एग्जाम होने वाला था 4 अक्टूबर को। तो सॉरी, फरवरी में ग्रेजुएशन होता है, और फिर हमने तैयारी शुरू कर दी अच्छे से कि चलो ठीक है 2021 में। और इस बार तैयारी सीरियसली की। मुझे याद है हम सब लोग पढ़ते थे अच्छे से, और सीरियसली तैयारी किए थे। ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि बस कर रहे हैं, नहीं, बहुत मेहनत की है। 10 घंटे 12 घंटे, एग्जाम के नजदीक आने पर कभी कभी 14 से 15 घंटे भी बैठना पड़ा, सिटिंग स्टडी देनी पड़ी। आपने भी ऐसा किया ही होगा। और इसी बीच में फिर एक यूं समझिए कि एक तरह से रिलेशनशिप में भी आ गए, जहां पर टसल चल रहा था इंटरकास्ट को लेकर के। तो वो भी एक स्टेक पर था कि आपको केवल एग्जाम अपने लिए नहीं, आपका करियर सिर्फ अपने लिए नहीं चूज होना है, आपसे ये भी डिसाइड होना है कि रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश तब हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि इंडिया में फैमिली जो होती है, जैसे आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उन्हें शायद ये प्रॉब्लम ना हो कि आपके पास नौकरी है या नहीं, और इंटरकास्ट का अगर मामला हो तो फैमिली थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऐसा डिमांड करती है कि नहीं यार, लड़का कम से कम सरकारी नौकरी वाला तो हो। तो आपके ऊपर स्टेक था, और वो स्ट्रेस शायद इस वजह से एग्जाम मेरा ठीक नहीं हो पाया। क्योंकि एग्जाम के कुछ 10 क्वेश्चन शुरू के अतरंगी मैंने देखे, और मुझे लगा कि इस बार कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब मेरा माइंडसेट उस समय काम नहीं कर पाया ठीक से। एग्जाम मेरा ठीक नहीं हुआ। मुझे ये था कि जब भी मैं एग्जाम दे के आता था तो मुझे अंदर से लग जाता था कि मेरा नहीं होने वाला, मुझे पता है। हाँ, और एक्चुअली मैं एड ऑन करना चाहूँगी कुछ ना, जी जी। कि एक हमें लगता है कि एग्ज़ाम सिर्फ हमारा इन बुक से या इन चीज़ों से ही, बट हम्म, जब एग्ज़ाम आता है ना तो हर मतलब ऐसा लगता है कि हर लम्हा हमें चुनौती दे रहा है बिल्कुल कि सही मुझे कहा। पार करके दिखाओ।
क्योंकि जब एग्जाम का फेस आता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, है करेक्ट। ना, आपके सराउंडिंग, ठीक है। तो बहुत सारे सिचुएशन, हर फेस ऐसा सामने आता है जो हमें लगता है कि बस इससे हम कैसे पार करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन हम फिर भी उसको पार करके आगे बढ़ते हैं और बढ़े हैं। तो बिल्कुल सही। एक बहुत अच्छी बात है ये। यूपीएससी सिर्फ तैयारी एक एग्जाम की नहीं होके जीवन की ही है। जीवन की तैयारी होती है। जीवन में चुनौतियां आएगी तो कैसे पार करोगे। बिल्कुल सही। आप कंटिन्यू कीजिए। हम्म। तो वो थोड़ी सी मेरी गलती हो गई, मुझे वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज करना था, नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एग्जाम खराब हुआ, ऐसा नहीं, कुछ मोमेंट ऐसे थे जहां पर थोड़ा घबरा गए, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन आपको पता है कि जरा सी गलती आपसे आपका मौका छीन लेती। उस साल भी लर्निंग डिवोटी में लगभग 120 कैंडिडेट थे उस समय, अभी 100 प्लस हैं। किसी का भी नहीं हुआ फिर से। और हमें अच्छे से याद है, शायद आपको भी याद होगा, हम सभी 2 महीने के लिए डिप्रेस थे। सबके डिप्रेशन के वजह अलग अलग होंगे, सबके थे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 महीने बाद हम लोगों ने फिर से बात की, दिसंबर जनवरी की बात है। अक्टूबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर जनवरी तक आते आते हम लोगों ने फिर मीटिंग बुलाया, बात की। बोले कि इस बार फिर से लड़ना है, अच्छे से लड़ना है। और क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला था, 5 जून 2022, इसलिए हमें मौका नहीं मिल पाया ठीक से कि हम करें नहीं करें, कैसे करें। और 2022 में भी किसी का नहीं हुआ, एक्सेप्ट एक कैंडिडेट का हुआ, जिनका इस बार गुजरात सिविल सर्विस में हुआ है, श्वेता डोडिया। उनका हो गया प्री, बट मेंस नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। आखिरी अटेम्प्ट मेरा था 2023, मतलब मेरे 3 अटेम्प्ट सीरियस थे। 2020 का अटेम्प्ट ऐसा ही था, 21, हम्म। 22, 23। 22 एग्जाम देने के बाद मुझे ये लगा कि मैंने अपनी तरफ से जितना करना था मैंने किया, इसलिए मैं उस समय डिप्रेस नहीं हुआ था और मेरा स्ट्रेस कम हो गया, इतना मुझे पता था। 2023 के लिए मैं बिल्कुल रेडी था। एग्जाम से 5 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई, उस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उसके होते हुए भी मैंने यही सोचा कि नहीं, 5 दिन बाद एग्जाम है, बड़ी बड़ी चैलेंजेस आती हैं, आने दो। आए गए कोई दिक्कत नहीं, पहले एग्जाम देना। एग्जाम में गए, पेपर 1 शानदार हुआ, पेपर 2 भी शानदार हुआ, मैं मना नहीं करूंगा। बस इतना हुआ, जब मैं चेक किया घर आके, वो तो पता लग ही जाता है जब आप घर आके चेक करते, 1 डेढ़ घंटे मुझे मालूम पड़ गया कि ऑप्शन जो टिक मैंने किया है, जैसे मैंने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर 2 में, तो मैक्सिमम मैं 4 गलती अफोर्ड कर सकता था। मतलब 33 क्वेश्चंस और आप सिर्फ 4 गलती अफोर्ड कर सकते। लेकिन एक्चुअल में आपका 5 गलती हो गई। बिल्कुल। अगर आपने 5 ऑप्शंस गलत कर दिए, मतलब 5 क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आपने रॉन्ग टिक कर दिए, तो आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ना, उससे आपका कम हो गया। तो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए था 66, आए मेरे 65.83। अब ये जानने के बाद, मतलब मैंने पेपर 1 का स्कोर अभी चेक नहीं किया है, ये उस दिन की बात है, 28 मई 2023, शाम को 4:30 5 बज रहा था। मैंने उस समय ये स्कोर देख लिया कि मेरा स्कोर आ रहा है 65.83 पेपर 2 में। अब उस समय से मेरे माइंड में एक कॉम्बिनेशन जैसा बन रहा है बहुत देर तक, कि काश ये जो 2 घंटे का पेपर था इसमें ये टाइम निकाल के ये क्वेश्चन कर लेते, काश ये क्वेश्चन गलत ना करते, काश इतना टाइम मिल जाता, काश हम 2 मिनट बचा लेते, काश हम ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते, काश हम मैथ्स हाँ। में इतना ना उलझते। मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन बन गए कि काश ये पेपर फिर से ले ले, ऐसा भी आ रहा था। क्योंकि टाइम निकल गया, अब आप क्या ही कर लोगे। आपने सारा पेपर अच्छा दिया। मैं उस रात नहीं सोया, मैं उस रात सो ही बिल्कुल। नहीं पाया, मैं बैठा नहीं ही रहा। मतलब कहीं ना कहीं मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता है। मन नहीं होता। ऐसा सोचता है कि कुछ तो मिरेकल हो जाए, हाँ, कुछ हो जाए, कुछ कुछ हो तो जाए, काश ऐसा हो जाए, नहीं, काश कुछ हो जाए। मिरेकल होता है, एक मौका तो दे दी जिंदगी। हाँ, माइंड के बैकग्राउंड में पता होता सच्चाई कि होगा कुछ नहीं यार, लेकिन फिर भी उम्मीद करता है कि काश ऐसा लेकिन होता, हाँ। काश ये हो जाए, काश ये हो जाए। एग्जाम दोबारा ले ले, कल होगा क्या दोबारा। कई लोगों को तो टफ लगा होगा, मुझे भी टफ लगा है, ऐसा लग रहा था। मैं रात को 11:30, मुझे याद है 11:30 12 बज रहा था, मैं ऐसे बैठा ही था, सो नहीं पाया मैं। रात भर मैं सोया नहीं, लेटे हुए था। सुबह 4:30 की बात है, 4:30 मैंने लाइट ऑन किया, नींद तो आई नहीं थी। पेपर उठाया, पेपर वन का मैंने स्कोर चेक किया। मेरा पेपर 1 का स्कोर था 102.82। यानी कि वो यूजुअली जो कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आते हैं, आपको भी पता होगा, 75 80 और 85 के आसपास ही थे मैक्सिमम।
मेरे स्कोर जब 102.82 था ना, मुझे ज़्यादा दुख हुआ कि पेपर वन का स्कोर इतना है जितना यूपीएससी एस्पिरेंट में 90% किसी का नहीं है। गॉट इट। आपको भी पता है कि 90% कैंडिडेट्स का भी 85 से ऊपर नहीं आया है, बट मेरा स्कोर 102.82, 100 प्लस है। और क्यों नहीं हुआ? सिर्फ 0.17 मार्क्स अगर हम पेपर टू में ले आते तो मेरा हो बिल्कुल। जाता। वो मुझे ज़्यादा दुखी कर गया। 3-4 दिन मुझे बहुत परेशान किया ये चीज़। तो आखिरी हाँ, अटेम्प्ट होने की वजह से वो मुझे हॉन्ट करते रहा। अब कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ये लगता है कि शायद इस जन्म में आईएएस नहीं बन पाएंगे, ऐसा लगने लगता है जी। बिल्कुल। आगे। ठीक है, जीवन ने अगर एक रास्ता आपका बंद किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके और रास्ते खोलेगा, ज़रूर खोलेगा। तो जी। एस्पिरेंट यही चाहता है, ये सोचता है और यही करता है कि बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। है ना? मुझे जीवन कभी क्योंकि कभी आज की जी तारीख में तो बोलिए। बहुत सारी सिचुएशन आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी और फिर भी आप स्टेबल है, मतलब आपने बोला कि 0.25 से आप नहीं कर पाए इस बार और 0.17 ओके, ओके, 0.17 से जी। और लेकिन फिर भी आप 4 दिन बाद आप स्टेबल हुए, ठीक है? इतना टाइम और आपकी प्लेस पे अगर और कोई कैंडिडेट होता, तो शायद वो एक लंबे ऐसे फेस में चला जाता जहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, इरिटेट हो जाता खुद से ही। तो उस फेस में आपने अपने आप को स्टेबल रखा। आप आज भी अपने आप को मतलब होप कहीं न कहीं है कि नहीं कुछ बेटर। तो यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन उससे लड़कर आगे बढ़ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है जो कि आपका जीवन बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है। थैंक यू। तो यही भैया थोड़ा-सा लर्निंग डिवोटी के बारे में बताइए कि ग्रुप से कैसे ऐड होते हैं बच्चे और ये मतलब चूँकि मैं ग्रुप मेंबर हूँ, तो मैं भी इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि जब हम एक पौधा लगाने के लिए हम बीज डालते हैं, ठीक है? तो उसको बड़ा होने में, उसको इस लायक बनने में कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, है ना? वो फल दे दे हमें, पेड़ जी। बनने में टाइम लगता है, वटवृक्ष बनने में टाइम लगता है। तो कहीं न कहीं 20, 19, 20, 21 आपका पौधा छोटा था, है ना? अब जी। जी। पौधा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो रिज़ल्ट भी दे रहा है, आपको फल जी। दे जी। रहा है। दे रहा जैसा हम जानते हैं कि लास्ट 3 मंथ से हम कंटिन्यू सक्सेस इसके बारे में सुन रहे हैं कि है। जी। जी। किसी का जम्मू कश्मीर पीसीएस में हो गया है, तो कोई एमपी पीसीएस का मेंस दे रहा है, तो कोई सीडीएस में सिलेक्ट हो रहा है, तो कोई गुजरात में सिलेक्ट हो रहा है। मतलब जी। जी। आपकी जो रूट्स है वो मुझे लगता है इंडिया के हर कोने में फैली हुई है। मतलब हर स्टेट से आपकी जी। जी। सही है। ग्रुप्स में मेंबर हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि डाइवर्सिटी है आपके पास, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, और एंड कहीं यूनिटी न है। कहीं हमें हाँ, हमें उस हार्ड वर्क का अब रिज़ल्ट भी मिलने लगा है, तो ये एक करेक्ट, बहुत करेक्ट। खुशी की बात है। कहीं न कहीं ऐसा होता है कि एक लंबे दौर की अंधेरी रात के बाद भोर की सुबह आती है, जो कि जी। सबको रोशन कर देती है, तो वो होना शुरू हो गया है। तो एक बहुत खुशी की बात है और थोड़ा-सा आप ग्रुप के बारे में बताइए, जी। जिससे सब लोग ग्रुप के बारे में जान सकें? जी। ग्रुप के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलता है। बैकग्राउंड जी, ये जी। था, जैसे आपने बोला ना कि कई फेलियर्स, जैसे इतना फेलियर देखने के बाद भी स्टेबल रहना। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं होप हमेशा रखा हूँ, होपलेस भी हुआ हूँ, कभी कभी होप मैं लूज कर देता हूँ। मुझे लगता है कि कितना करूँ यार। हाँ, अब वो तो देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हाँ। कब तक वो चीज़ों को वो मतलब सह पाएगा। फिर भी बिल्कुल। आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, बहुत अच्छे स्टेट में हैं जी। कि आपने अपने आप को बहुत स्टेबल रख रखा है और हम्म, जैसा कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ बहुत टाइम से, जी। जी। तो मैं आपके हार्ड वर्क को और आपकी डेडिकेशन को देखती हूँ, खुद के लिए नहीं, सबके लिए। आप हम्म, बहुत एक हेल्पफुल पर्सनैलिटी है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सभी मेंबर्स को। कि जी। किस थैंक यू। तरह किस तरीके से डेडिकेट हुआ जाता है, किस तरीके से डेडिकेशन से कोई कार्य को किया जाता है। देखिए, लर्निंग डिवोटी बना था ऐसे। पहले तो आपने मेरा फेलियर्स तो देखा ही, एसएससी नहीं हुआ, रेलवेज नहीं हुआ,
तो मेरे पास एक ऑप्शन था लास्ट में यूपीएससी। स्टार्टिंग से पता नहीं क्यों एक बचपन से टेंडेंसी आदत जैसी रही है, जैसे मेरे पापा भी बहुत हेल्पिंग नेचर के रहे हमेशा से। उन्होंने बहुत सारा पीआईएल भी लिखा सोसाइटी हेल्प के लिए। तो इट्स प्रॉपर्टी। हाँ, कह सकते हैं। तो सोशल वर्क वो करते रहते थे। तो वहाँ से शायद मुझे आदत पड़ा। इवन मैं टेंथ में भी था तो टेंथ में भी अपने जो कुछ कैंडिडेट्स हुआ करते थे ग्रुप में, तो जो भी मैं पढ़ता था ना, उनको चाहता था कि उनको भी वो पढ़ने को मौका मिल जाए। पढ़ लो यार, मेरा ही दोस्त लोग था, पढ़ लो ना, मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाला पढ़ा हूँ, ये पेज तुम भी देख लेना। या मैं अपने बुक में लिख दिया तो कभी उनको बुक दे दिया कि पढ़ लेना। तो वो उस समय से ही रहा, ट्वेल्थ में भी ऐसा ही कुछ रहा। ग्रेजुएशन तो खैर लेट ही हुआ तो मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। इवन ग्रेजुएशन में मुझे याद है, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर भी शाम के टाइम में मुझे पता था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा टफ है। तो बहुत सारे बच्चे जो नॉर्थ इंडिया के हुआ करते थे, जैसे यूपी बिहार के, कुछ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के थे, तो उनको प्रॉब्लम थोड़ी होती थी समझने में। तो मैं ऐसा करता था, एक होता ना कि बस मन होता था कुछ उनको पढ़ा दूं। तो शाम के टाइम में कॉलेज ओवर होने के बाद शाम को ले जाते थे कॉलेज में कि चलो 8 बजे से क्लास है, 8 से 10, 10:30 तक पढ़ते थे रात को। अब जैसे मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू किया, तो वहीं पर मेरे माइंड में ऐसे ही आया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों ना और भी लोगों के साथ बांटा जाए, उनके साथ भी थोड़ा सा शेयर किया जाए। बिल्कुल। तो पहले तो लोकेलिटी में एक लड़का था जो प्रिपरेशन करता था। हम लोग पहले एक दूसरे को मतलब हेल्प करते थे। फिर एक ग्रुप हमने बनाया टेलीग्राम पर, ठीक है। उस ग्रुप का लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, लर्निंग लर्निंग डिवोटी पर। और वहाँ पर एक तरह से डिक्लेयर किया, जैसे होता है कि मैं कुछ भी पढ़ता था ना, तो आप मेरे वीडियोस देखिए, सुपर फास्ट ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। तो मैं जो कुछ भी पढ़ता था अपना एक वीडियो बनाया, वीडियो बना करके छोटा सा क्लिप जाके डाल दिया कि मैंने ये पढ़ा है, हो सकता है सामने वाले को समझ में आ जाता हो। तो वैसे ही मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब पर डाल दिया कि जिनको भी तैयारी करनी, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने वहाँ लिखा था कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है प्लीज़ आप ही लोग ज्वाइन करें, मैं रिक्वेस्ट किया था। और मतलब मैं फॉर्चुनेटली बता रहा हूँ, सच बात है, सारे के सारे सीरियस एस्पिरेंट्स ही आए। एक टाइम बाद जब 100, 120, 150 मेंबर्स के आसपास हो गए, तो मैंने वो लिंक हटा दिया। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो गए। हुँ। उसके बाद हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, मदद किया। बहुत सारे लोग बिगिनर्स थे, किसी को कुछ नहीं पता था, इवन हमें भी नहीं पता था। हम सब एक दूसरे से बातचीत करके सीखे, कंटेंट इकट्ठा किए। कंटेंट इकट्ठा कैसे, जैसे एनसीईआरटी बुक्स है या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करके, या यूट्यूब के जो सोर्सेज हैं सबका इस्तेमाल करके हमने अपने अपने नोट्स बनाए, अपने एक दूसरे को हम लोग पढ़ाते थे। ऐसे पढ़ाने के साथ साथ पूरा हमारा कंटेंट जो है रेडी हो गया, अपना लर्निंग डिवोटी का। और ये कंटेंट हम सबको मतलब भेजते थे, एवरीवन। मतलब एक तरह से यूं समझिए कि हेल्प जैसा हो गया, सब लोग पढ़ो। हम लोग एक दूसरे को गाइड करते थे, सीखते थे। लर्निंग डिवोटी ऐसे बना। बाद में जैसे आपने पूछा कि लर्निंग डिवोटी में मेंबर्स कैसे ऐड होते हैं, तो अभी हमने ये बना दिया है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर है पहले से, वही लर्निंग डिवोटी के न्यू मेंबर को ऐड करवा सकता है, और कोई नहीं। यानी लर्निंग डिवोटी को बिल्कुल हमने पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया। मतलब इसमें कोई भी न्यू एस्पिरेंट अनजान तरीके से ऐड नहीं होगा। यूट्यूब पर भी इसका लिंक नहीं डाला हुआ, कहीं भी इसका लिंक नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस ग्रुप को हमने सिक्योर किया हुआ है। इस ग्रुप के कंटेंट बाहर कहीं ना चले जाएं, तो इन चीज़ों का खतरा रहता है। ज़रूरी भी है क्योंकि एक हम्म, सबकी अपनी-अपनी प्राइवेसी रहती है। प्राइवेसी रहती है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सीरियस कैंडिडेट का रहे। करियर, बिल्कुल। ग्रुप का मोटो यही है कि जो मेंबर्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो और वो सिलेक्ट हों। बिल्कुल सही। तो कहीं न कहीं ज़्यादा मेंबर्स होना या ऐसे मेंबर्स होना जो नॉन सीरियस है, सीरियस नहीं, वो वो परेशान कर सकते हैं ग्रुप में। हाँ, वो अदर्स मेंबर को कहीं न कहीं परेशान कर सकते हैं। तो ये आपका डिसीज़न अच्छा ही है और हम सभी आपके साथ ही हैं इस जी। डिसीज़न में। और एक चीज़ और है, आपको पता ही होगा कि ग्रुप में जो कुछ भी है सब कुछ फ्री है। मतलब 1 रुपया भी किसी से अभी तक चार्ज नहीं किया गया, ना ही कभी किया जाएगा। जब तक प्रिपरेशन एंड नहीं हो जाती, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, शुरू से लेकर सिलेक्शन तक 1 रुपया भी चार्ज नहीं है किसी को। बिल्कुल। अब न्यू मेंबर ऐड करने के पीछे जो है कि जो एग्जिस्टिंग है वही लेके आएंगे, क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं। और इतना भरोसा करते हैं कि हम जानते हैं कि वो जिसको भी लेके आएंगे वो सीरियस कैंडिडेट होंगे तभी है। जैसे आपको भी पता हो कि बहुत सारे और ग्रुप आपने देखा होगा जिसमें हजारों मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, और वहां पर किस तरह से उन लोगों को ट्रीट किया जाता है, आपने गौर किया होगा। तो लर्निंग डिवोटी इस तरह का बना हुआ है, आई डोंट नो कैसे बन गया। फॉर्चुनेटली इतने अच्छे मेंबर्स हैं, किसी ने किसी को आज तक कुछ नहीं कहा।
बहुत स्मूथली चल रहा है काम, और मुझे कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने कभी समझाया, किसी ने समझाया हो। एडमिन आप भी हैं उस ग्रुप में, आपको ही पता होगा। तो हमें किसी को नहीं समझाना पड़ा कि देखिए सर ऐसे मत बात करिए, देखिए भैया ऐसे मत बात करिए, ओके, या देखो कैंडिडेट ऐसे मत बात करो किसी से। हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, और सब कुछ अपने आप, सब लोग बहुत शालीनता से एक दूसरे से पेश आते हैं, आराम से बात करते हैं। कुछ दिक्कत होती है एक दूसरे को सॉल्व भी करते हैं। मुझे याद है, मतलब आपको भी याद होगा, कोरोना टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर बेड की भी कितनी जरूरत थी, और हम सब ने हेल्प किया। हेल्प की। एंड मुझे एक बात मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जी, ग्रुप में मेंबर ऐड हैं डॉक्टर दिनेश। डॉक्टर तो दिनेश। वो डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर है, और कोरोना टाइम में मुझे भी मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए ज़रूरत लगी, मतलब कुछ एडवाइस लेने की कि हम्म, क्या करना बेटर होगा, अभी क्या कर सकते हैं। तो इज़ ऑल टाइम अवेलेबल कि हाँ मैं हूँ, और उन्होंने कांटेक्ट किया। 2-3 बार मेरी उनसे कॉल जी पे जी भी मतलब मैं कनेक्ट हुई। तो बहुत अच्छा, मतलब हर मेंबर जब भी आवश्यकता लगती है, तो जो चीज़, क्योंकि हमारे ग्रुप में बैंकर भी है, ठीक हम्म। है, बहुत एडवोकेट भी है, ठीक एक है, कैंसर अलग-अलग। हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, डॉक्टर ओम प्रकाश नरवने, हाँ, आपको में हाँ, भी हाँ, याद वो होगा। भी है, हम्म, डॉक्टर दिनेश। तो मतलब बहुत अच्छे-अच्छे कैंडिडेट हैं, और बहुत अच्छे बहुत कैंडिडेट हैं। अच्छा बैंकर वगैरह सब, तो सब एक बहुत अच्छी, मतलब टीम बनी हुई कम्युनिटी है। हमारी राइट राइट। सबकी हेल्प करती है और सबके लिए करेक्ट। अवेलेबल रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। बिल्कुल सही। इवन मुझे भी जरूरत पड़ी, मैंने भी डॉक्टर दिनेश से कई बार कंसल्ट किया। हाल ही तक हमने कंसल्ट किया, हाल ही में उनको डेंगू हुआ था, मेरी बात हुई थी उनसे, और वो डेंगू पेशेंट का इलाज कर रहे थे, तभी उनको डेंगू हुआ था। तो ये मतलब उनका डेडिकेशन लेवल मैं जब देखा हूँ। और डेडिकेटेड है वो। कोरोना काल में उन्होंने बताया था, मतलब हमें पता है, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, और वो पीपीई किट पहन करके वो इलाज करने करते थे। हमें लगता था कि यार किसी का पैर फ्रैक्चर है और वो पीपीई किट भी पहन रहा है और कोरोना से बचना भी है, तो सही। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उन्होंने किया। हमने देखा वो बिल्कुल। करते हुए। तो लर्निंग डिवोटी जो है वो, मैं क्या कहूँ, एक तरह से मिराकल ही रहा बनाने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं इस तरह से लिंक डालूंगा तो इतने अच्छे अच्छे लोग बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। हाँ, आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो, अदिति मैम, हेलो, हेलो। आवाज आ रही यस क्या? सर, सॉरी। हाँ, हाँ, आ रही है, मे बी नेटवर्क इशू, सॉरी। हाँ हाँ, शायद नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। थोड़ा सा वेट कर ले, 30 सेकंड वेट कर लेते हैं। अब देखिए नेटवर्क अगर थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ, ठीक हो नाउ गया। ओके, आई एम ओके ओके। ऑडिबल एंड। राइट राइट। तो लर्निंग डिवोटी फॉर्चुनेटली, मतलब मैं कैसे कहूँ, मिराकल जैसा बना है। कैसे बन गया, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बिल्कुल। हम सब ने बस उसको बनते देखा है कि हाँ कुछ हुआ। 3 साल हो गया, और आपने जैसे बोला जड़ें फैली हैं, सही है, इंडिया के हर कोने से कोई ना कोई है। बिल्कुल। यानी कि इंडिया में कभी भी, कहीं भी, किसी स्टेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एवरीवन विल बी देयर टू हेल्प यू, और हम सब एक दूसरे की हेल्प करते भी हैं। फर्दर फल दे रहा है, आपने जैसे बोला, पौधा बड़ा हो गया है, फल देना शुरू किया है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक साथ बहुत सारे फल भी आएंगे। ऑफ कोर्स आने हैं वो तो, जी क्योंकि सब कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, अलग 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 अपने एरिया में, जहाँ भी वो मतलब बेटर जो भी करना चाहते हैं। जी तो जी। ऑब्वियसली बहुत जल्दी मतलब ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे, जो ये बताएंगे कि हाँ ये हमारी एक लंबी मेहनत है, जो जी, आज हमको फलीभूत होते हुए दिखाई दे रही है। करेक्ट करेक्ट। लर्निंग डिवोटी वाकई में, मतलब आप भी उसमें मेंबर हैं, शानदार मेंबर, शानदार मेंबर्स हैं सब। बिल्कुल। जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, मैं क्या कहूँ। ऑफ कोर्स। नजर ना लगे बस, सब ठीक चल रहा है, अच्छा लग रहा है जी। चलिए सर, तो बहुत अच्छा रहा आज का ये जी आपका इंटरव्यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टोरी भी पब्लिक में जानी चाहिए, जो जी मोटिवेट करे कि जी एक व्यक्ति जो मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिसने अपने पिता को खोया, जिसके सिर पे अपनी बहन की, अपनी माँ की जिम्मेदारी आई, और उसको उसने बहुत बखूबी निभाया। इसका एक एग्जांपल है कि आज आपकी सिस्टर पुणे की एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर जी इंजीनियर है,
जहाँ तक उनकी मुझे मेहनत थी, बहुत मेहनत थी की उनकी। मेहनत से, और आज वो एक बहुत अच्छा मतलब अपने वर्क परफॉर्म कर रही है। हम्म, तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा मतलब एक बैकबोन बना है कोई, तो वो आप ही बने हैं, क्योंकि थैंक यू। आपके फादर के बाद आपने ही चीज़ों को बहुत अच्छे से सँभाला। हम्म, उसके बाद आपने फेल्योर देखे एसएससी का, रेलवे का और यूपीएससी का। जी ठीक है, तो उसके बाद भी आज आप लगे हुए हैं कहीं न कहीं, इसलिए कि मैं तो हूँ, पर जो लोग मेरे साथ वाले हैं, तो हम्म, कहीं न कहीं वो सक्सेस हो जाए, हमारी सक्सेस के लिए लगातार आप अवेलेबल रहते हैं। जी जी 24/7 कोई भी किसी को भी कैसी भी नीड होती है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। तो जी ऐसी स्टोरी सामने आनी चाहिए, है ना? सबको पता लगना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो देखेंगे वो सभी इससे बहुत जी मोटिवेट होंगे। तो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है आप हमारी सोसाइटी के लिए, और आपके लिए यही कहना चाहूँगी कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, जी विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, और उड़ान तय करेगी आसमाँ किसका होगा। तो बिल्कुल। उड़ान तो बहुत अच्छी है, आसमां वाक़ई होगा आपका। तो यही आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ें, हम्म, और जो आप पाना चाहते हैं, उसको पाइए, है ना? हम इसके लिए मैं सब आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने 2 इंटरव्यूज़ लिया, मतलब मैंने लिया किशन सर का एंड सचिन सर का, तो फिर आपने इंसिस्ट किया मुझे कि एक बार आपका भी कोई स्टोरी आना चाहिए। तो हमने बात हाँ, की कि यार मेरा स्टोरी क्यों आना चाहिए, मतलब मैं कहाँ कुछ अचीव किया हूँ, आई हैव अचीव नथिंग। तो आपने बोला कि आपने ठीक अचीव नहीं किया, लेकिन आपके गाइडेंस में कई लोग अचीव तो कर रहे हैं। हाँ, मुझे यही लगता है कि एक अनसक्सेसफुल होने वाला पर्सन ही, या वो पर्सन जिसने मेहनत तो बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको पा नहीं सका, हम्म, वही बता सकता है कि कहाँ हम किस चीज़ को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, कि जो हम हम्म, चाहते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हम उसको पा सकें। तो ये जी व्यक्ति वही बहुत अच्छे से बता सकता है जो हारा है। ठीक है? तो अच्छा। मतलब यही है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ के लिए, तो हम्म, आप जिस तरह से उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन भी नहीं कर सकता है। करेक्ट तो करेक्ट। इसीलिए मुझे लगता था कि नहीं, नहीं, आपकी स्टोरी भी सामने आनी जी चाहिए। तो जी, आपने इंसिस्ट किया था कि एक बार बात तो करते हैं, मतलब इस पर आपके बारे में लोग जाने कि नहीं यार, मतलब एक फेलियर भी देखा जो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया, हाँ, एटलीस्ट वो शायद सोसाइटी को कुछ इंस्पिरेशन दे सके। मे बी हो सकता है मेरी लाइफ स्टोरी किसी को इंस्पायर कर दे, मुझे खुशी होगी, मतलब। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी हम्म, स्टोरी बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगी, जी क्योंकि एज़ ए जैसे हम आपको सामने देखते हैं, तो आप एक बहुत मतलब ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि व्यक्ति ने ऐसी समस्याएँ, ऐसी सिचुएशन और ऐसे लाइफ के फेस देखे होंगे। तो एक बहुत बड़ी, क्योंकि आपका हमेशा एक स्माइली फेस है जो लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो कहीं न कहीं आप ही समझ सकते हैं कि आपने जी जी कैसा-कैसा समय देखा है ना? करेक्ट। ये आपको देख के आपका फेस कभी भी ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा आप मोटिवेट रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जी जी सबको पॉजिटिव रखते हैं। तो मुझे लगता था कि नहीं, जब दुनिया इस चीज़ को देखेगी तो वो समझेगी कि एक व्यक्ति गिर-गिर कर भी हम्म, मतलब इतना बेहतरीन चलना सीख सकता है। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप हमेशा अभी पेश कर ही रहे हैं हमारे बीच जी में, जी और मुझे लगता है थैंक यू। कि आगे आप भी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, और मुझे थैंक यू। उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जरूर जरूर। एक सवाल मेरे मन में कई बार आता है, अक्सर जब मैं होपलेस होता हूँ, होप लूज करता हूँ, तो एक सवाल आता है कि मेरे पुराने जो फेलियर्स रहे एसएससी, और उसके बाद मैं यूपीएससी का तैयारी करने के लिए आ गया, क्या मैं वहां सक्सीड अगर हो जाता तो क्या यहाँ पहुंचता, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। बिल्कुल। तो फिर मैं सोचा कि अगर मैं वहां सक्सीड कर जाता तो शायद इधर कभी आता ही नहीं, मैं वहीं पढ़ाई अपनी रोक देता और अपने उस लाइफ के साथ सेटल होकर खुश हो जाता शायद। वो नहीं हुआ, शायद उसी वजह से मुझे लाइफ ने और भी चैलेंजेस दिए कि तुम्हारे लिए कुछ और रखा हूँ, आओ।
बट सच बता रहा हूँ, होप लूज करने के टाइम में जिस वक्त फेलियर आता है ना, उस वक्त माइंड सच में बहुत दुखी होता है, ये सोच के कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ये। जी। बाद में समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है। अभी जैसे हाल ही लास्ट अटेम्प्ट मेरा खत्म हुआ यूपीएससी का, जैसे आपने सुना, और आपको पता ही है उस दिन क्या हुआ। उस दिन भी ऐसा ही लगा कि यार अब क्या चाहिए। आखिरी अटेम्प्ट था, वो भी मेरे से छीन लिया गया, मैं ये भी नहीं बन सकता, क्या मेरे लिए कुछ और रखा है। लेकिन सवाल का जवाब मेरे पास अभी भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे मेरे क्या प्लान्स होंगे, क्या मैं करूंगा। मैं अब छोड़ दिया हूँ गॉड पे, नेचर पे, बिल्कुल। यूनिवर्स पे, जो भी है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला। और जैसे आपने बोला कि कितना भी कुछ हुआ आप स्माइली फेस रखते हो, स्माइली फेस के पीछे भी कई दर्द छुपाने पड़ते हैं, होता है। लेकिन एक आई चीज को सोच के स्माइली फेस मैं रखता हूँ कि अब मैंने, मतलब होता ना कि कितना ही प्लान कर लोगे, अब नेचर का प्लान ही अलग होता है। बिल्कुल। तो आदत बहुत ऐसी पड़ गई है कि अब तो आप छोड़ ही दो कि जो करना है तुम कर लो यार, जहां पहुंचाना चाहोगे पहुंचा दो। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा शायरी बोला, विरासत, मुझे याद भी नहीं आपने क्या बोला। विरासत से तय नहीं होगी सियासत के फैसले। ठीक उड़ान है, तय करेगी उड़ान तय आसमान। करेगी कि आसमान किसका है। तो मैं बस कोशिश कर रहा तो हूँ, आपकी देखते उड़ान, हैं। तुमने वही कहा कि आपकी उड़ान बहुत लंबी है, आपका जी। आसमां भी उतना ही बड़ा होगा। जी। अब है ना? लर्निंग डिवोटी देखते हैं, मैं तो। मुझे ये लगता है कि जैसे आपने बोला फेल्योर आपने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, अभी तक मतलब, तो समस्याएं भी उनके जीवन में आती हैं जो व्यक्ति उससे लड़ सकता है। जी। नेचर, परमात्मा, ईश्वर, जो भी शक्ति है, वो ये हम्म, जानती है कि इस व्यक्ति में इतना सहने की शक्ति है, ये इतना फेस कर सकता है और ये फिर भी खड़ा होगा। तो इसीलिए शायद आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है या हुई। हम्म, बट अब मैं यही, मतलब मुझे होप है, ऐसा मैं चाहती हूँ, ये मेरी विश है कि आगे बस अब आपकी लाइफ में सक्सेसफुल रहे और आप जी। जी। बहुत अच्छी कोई सक्सेस अचीव करें। और मुझे लगता है कि आप जल्दी करेंगे, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, जी। जी। बट आप करेंगे ऐसा मुझे लगता है, तो मे बी आपको एक ऐसा। बात और याद हो, मतलब जैसे फेलियर स्टोरी की बात चल रही है, तो एक और ऐड करना चाहूंगा, जस्ट कल ही हुआ। आपको जी। पता हो कि मैं बीपीएससी एग्जाम देने के लिए गया था। हाँ, और हाँ। वहां पर सिचुएशन आपने जैसे बोला ना कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वो फेस, हर मोमेंट पर कोई ना कोई नया फेज आता है, कोई चैलेंजेस आते हैं, मुझे और लगा। आपको वो सब के साथ लड़ना पड़ता है। हाँ। तो शायद मैं वो फेजेस के साथ लड़ नहीं पाया, क्योंकि वो चैलेंजेस काफी बड़े थे शायद मेरे नज़र में उस समय। इस वजह से एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया। हम्म। जैसे मैं डिटेल्स में तो नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आपके पास प्रश्न है तो मैं बता सकता हूँ, बट ठीक है। एग्जाम में मेरा माइंड सेट वर्क नहीं कर पाया ठीक से। माइंड सेट बहुत डिस्टर्ब था, नींद नहीं पूरी हुई थी, सो नहीं पाए थे। और इस वजह से एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स हुए बहुत सारे, और मेरे मार्क्स कम आए। मुझे पता है मेरा नहीं होने वाला इस बार बीपीएससी में। तो ये भी एक नया फेलियर आप जोड़ सकती हैं इसमें, कि चलो एक और सही। लेकिन फिर सही। भी पर मुस्कुरा मुझे रहा हूँ लगता अभी भी। है कि हारा लड़ेंगे। वही जो लड़ा नहीं। तो हम्म, आप तो हर बार ही लड़े हैं, आपने हम्म, अपना 100% देने की कोशिश की है। जी। मे बी सिचुएशन कोई भी बनी हो, बट हम्म, आपने ट्राई किया है। तो जब हम पहली बार हारते हैं तो हम ज़ीरो पे नहीं रहते हैं, जब हम वापस शुरू करते हैं, तो हम सक्सेस के बहुत पास रहते हैं। पास मतलब रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि 99.5% हम अचीव कर जाते हैं, तो कोई हम्म, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपने इतना अचीव कर लिया है, मे बी बहुत जल्दी एक बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है और वो थैंक यू वेरी मच, बस मिल जाए आपके ऐसा मुझे लगता आपके वाणी जो है बिल्कुल सरस्वती माता है। विराजमान हो उस पर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे और भी मुझे बात करके लगता बहुत है अच्छा लगा। कि जो भी ऑडियंस, जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट इसको जी। देखेंगे, तो उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट भी होंगे। जी। अच्छा जी। लगेगा उन्हें भी देख के। तो मस्ट बी वॉच। और यही कहना चाहूँगी कि एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, थोड़े टाइम पहले एक वेब सीरीज़ आई थी, संदीप भैया। हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं आप हमें हमारे संदीप भैया ही लगते हैं, जो एट लास्ट जिसने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की। जी। तो ठीक है, समस्याएँ जीवन में सबकी ही आती है, किसी के जीवन में ज़्यादा, किसी के जीवन में कम। सक्सेस सबको मिलती है, किसी को बहुत हम्म, जल्दी मिल जाती है,
किसी को बहुत बाद में, पर जी जो बाद में अचीव करता है वो बड़ी सक्सेस अचीव करता है। जी और जो उसने तब किया है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बुद्ध ने 6 साल मतलब ध्यान लगाया था और उसके बाद उनको एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे करेक्ट ही आपका भी ध्यान चल रहा है, जी ठीक है? जब आपको ज्ञान प्राप्ति होगी तो कुछ अलग नज़ारा होगा और जी बस उसका हम सभी को इंतज़ार है। बहुत सारी आपके लिए बेस्ट विशेज़, थैंक यू ऐसे ही थैंक यू आगे बढ़ते रहिए और हम सबका हम सबको मोटिवेट करते रहिए, जी ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए एक हमेशा ऑल टाइम हेल्पर बड़े भैया की तरह अवेलेबल रहते हैं। और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप तो हमारे संदीप भैया हैं, तो बिल्कुल आप वो हैं, बिल्कुल उनके स्टोरी से बिल्कुल मैच करता है सबको मेरा स्टोरी मोटिवेट ना। करते हैं। है जी ना? तो और मैं भी इंतजार में रहूंगा कि सबके सक्सेस हो, मतलब लर्निंग डिपोटी के एक मेंबर सक्सीड हो जाए, क्योंकि बिल्कुल, वही हमारे फिर पिलर्स भी तो हैं। वो सक्सेसफुल होंगे, सही, मुझे भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल। है ना। और बहुत जल्दी ऐसा होगा। हम जी सब वेट ही कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी सबके नाम आएँगे, हाँ, भले लिस्ट में हम सिलेक्ट हो गए, हम सिलेक्ट हो गए। क्योंकि लर्निंग डिवोटी को मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, वो ग्रो करना चाहता हूँ, कुछ और बड़ा हो। हाँ, हाँ, होगा, तो इन होगा बिल्कुल। जी जी जरूर ये आप भी सिलसिला सक्सीड जारी करिएगा, इस बात का इंतजार रहेगा। रहेगा मुझे सबका। बिल्कुल, जी आपसे बात ठीक है। करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है।